हेलो बच्चों, आज सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर क्लियर। इसके पहले एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सेकेंड लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। तो जस्ट हम पहले वाला टर्म को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है बता चुके थे। मान लो ये क्या है, चौक है। ये क्या है तुम्हारा, चौक है। इस चौक को क्या किए, इंक में डुबा दिए। इस चौक को क्या किए, रेड इंक में या ब्लू इंक में डुबा दिए। तो क्या होगा, इंक जो है इसकी सतह पर आके चिपक जाए ना। एक चौक है, उसको हम इंक में डुबा दिए तो क्या होता है, इंक जो है इसके सतह पर आके चिपक जाता है। इसी क्रिया को, इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एडजॉर्प्शन, हिंदी में अधिशोषण। ओके, ये सब पढ़ा दिया बच्चों। अब कहोगे कि सर चौक को क्या कहेंगे, ये जो चौक है इस चौक को क्या कहते हैं? इस चौक को हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। ओके, और तो सर ये इंक जो है, इंक को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। समझ गए। ये इंक को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट, और ये चौक को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं लेक्चर 1 में। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये चौक की सतह पर जो इंक आके चिपक गया, तो क्यों चिपका, ऐसा क्या बात है, सतह पर ऐसी कौन सी बात है जो इंक के अणु सिर्फ चौक के ऊपरी सतह पर ही आके चिपक गया, ऐसा क्यों होता है? इसी क्यों का जवाब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिज्म में। इसी को हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, मैकेनिज्म क्यों होता है। तो सबसे पहले आप जानिए मैकेनिज्म के लिए इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक हमको लोग जो है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं, फिजिकली समझते हैं, और दूसरा जो है उसको थर्मोडायनेमिकली समझते हैं। तो पहले इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि आप जो है सरफेस टेंशन के नाम सुने होंगे। मान लीजिए कोई लिक्विड, एक बीकर में लिक्विड वाटर है, ये वाटर है ना, ये वाटर। ओके, अब देखिए जो मॉलिक्यूल इसके बल्क में है, बल्क मतलब बीच में जो, बीच में जो, यह क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा आकर्षित होगा, राइट साइड जो है उसके द्वारा आकर्षित होगा, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा आकर्षित होगा, इसके नीचे जो है उसके द्वारा आकर्षित होगा। इसीलिए जो मॉलिक्यूल इस बल्क में है इस पर नेट फोर्स क्या कार्य करेगा, 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल सतह पर है, लेकिन जो मॉलिक्यूल कहाँ पर है, बिल्कुल सतह पर है, सतह पर है, इसको यहाँ पर, इसमें क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड जो मॉलिक्यूल है उसको इधर खींच रहा है। तो सही कौन सा बल है, वैन डेर वाल्स फोर्स है ना। मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। इसके राइट साइड जो मॉलिक्यूल है इसको इधर खींचेगा, लेकिन इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है वह उसको क्या करेगा, इनवर्ट पुल करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर में कोई मॉलिक्यूल है नहीं। इसके कारण क्या होता है, इसके ऊपरी सतह पर एक टेंशन क्रिएट होता है। इसी
टेंशन को बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये सरफेस पर हो रहा है, सतह पर हो रहा है, इसके कारण ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, टेंशन, एक तनाव उत्पन्न करता है, इसलिए इस टेंशन का नाम क्या है, सरफेस टेंशन, है ना। तो एब्जॉर्प्शन, अब चले आइए आप सॉलिड पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सॉलिड है, मान लीजिए कोई सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है। वही चीज है कि इसके बल्क में जो मॉलिक्यूल है, इसके बल्क में जो है, ये मान रहे लिक्विड से उदाहरण, ये हम लिक्विड से उदाहरण, अब देखो तो सॉलिड से हम उदाहरण दे रहे हैं, है ना। इसके बल्क में जो मॉलिक्यूल है, इसको राइट खींचा, इसको लेफ्ट खींचा, और इसके साइड में जो मॉलिक्यूल है, उसी तरह से इसके नीचे जो मॉलिक्यूल खींचा वो क्या किया, उसको ऊपर वाला बैलेंस कर दिया, यानी नेट फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, जो मॉलिक्यूल सॉलिड के कहाँ पर है, सॉलिड के सरफेस पर है, हम सरफेस पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल सरफेस पर है, इसके लेफ्ट साइड में जो है ये आकर्षण बल होगा, इसको इधर खींचेगा, इसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल है उसको राइट साइड की ओर खींचेगा, और इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे की ओर खींचेगा, है ना। इस इनवर्ड फोर्स, इस इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है, लेफ्ट वाला राइट वाला तो एक दूसरे के द्वारा बैलेंस हो गया, लेकिन जो इनवर्ड है, इसके अंदर जो बल्क में जो मॉलिक्यूल है वह क्या करता है, सरफेस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता है, इसी को कहते हैं इनवर्ड फोर्स। अंदर की ओर लगने वाला बल क्या, इनवर्ड फोर्स। इस इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके सतह पर ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके कारण इसका मॉलिक्यूल जो है हमेशा तनाव उत्पन्न करता है, उसी तनाव को कहा जाता है लिक्विड के केस में सरफेस टेंशन, है ना। और यहाँ सॉलिड के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस फोर्स, इसको कहते हैं रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स। अनबैलेंस्ड, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर नहीं है, इसीलिए जैसे ही चौक को हम इंक के संपर्क में लाते हैं, तो इंक का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये अपने ऊपर उतना मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि इसका इनवर्ड फोर्स इसके अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए। या अपने ऊपर जब हम इस चौक को इंक में डुबाते हैं, तो ये चौक जो है, ये सॉलिड जो है उतना मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि इनवर्ड फोर्स जो है इसके आउटवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी इस इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्प्शन की क्रिया है। इस इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल अपने ऊपर उतना मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ये इनवर्ड फोर्स और ये आउटवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ओके, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। क्योंकि ये फोर्स बैलेंस नहीं है, इसीलिए हुआ अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स, मतलब बचा हुआ फोर्स। आपसे कोई पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन का क्या कारण है, तो कारण में क्या जवाब दोगे बच्चों, एक लाइन में इसका काउज क्या बोलोगे, काउज बोलोगे अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स। ओके, अनबैलेंस यह फोर्स जो है बैलेंस नहीं है, इसीलिए नाम क्या बन गया, अनबैलेंस्ड। ओके, रेसिडुअल फोर्स में क्या हुआ, अवशिष्ट बल। अनबैलेंस्ड को हिंदी में क्या कहोगे, असंतुलित, अवशिष्ट बल, इसके कारण जो है यह एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। समझ गया होगा बच्चों, यह जो है एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्यों का जवाब हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यही हुआ अनबैलेंस्ड, असंतुलित
रेसिडुअल मतलब शिष्ट, फोर्स मीन्स बल के कारण एब्जॉर्प्शन की क्रिया। ओके, इसको तालियां बजाओ। अब हम इसको थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करते हैं। इसको थर्मोडायनेमिक्स से कैसे समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन की क्रिया क्यों। ओके, इसका हम थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, मिटाया जाए, लिख लिए। इसका हम थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में इसका थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन समझने के लिए इसमें आपको जानना होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है ना। इसमें पहले 2-3 टर्म है, आप उसको जान लें। डेल्टा जी, इस डेल्टा जी को पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, गिब्स की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये डेल्टा हुआ, डेल्टा मीन्स हुआ चेंज, जी में हुआ गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी में गिब्स की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके लिए, डेल्टा जी से। अब यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है तो वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यह क्रिया अपने आप होती है, यह क्रिया क्या होती है, स्वतः क्रिया है ना। और यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो वह क्रिया अपने आप नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब स्वतः क्रिया नहीं होती। ओके, अब स्पॉन्टेनियस क्या है समझिए। कोई चौक है, चौक को इंक में डुबाएंगे तो क्या होगा, इंक जो है चौक, ये जो है किसी चौक किसी जो है चौक को हम इंक में डुबाएंगे तो क्या होगा, इंक जो है चौक की सतह पर अपने आप आके चिपक जाएगा। यह कैसा प्रोसेस है बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नल से हम पानी खोलते हैं तो पानी अपने आप नीचे गिरने लगता है, यह कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वही हम नीचे से पानी टंकी में भरना चाहेंगे तो अपने आप जाएगा, इसके लिए आपको मोटर चलाना होगा, एनर्जी देना होगा, प्रेशर देना होगा, एनर्जी देना होगा, प्रेशर देना होगा, तभी जो है पानी जाएगा। इसलिए यह कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक रूल है कि यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। डेल्टा जी समझ गए। दूसरा इसमें आपको समझना होगा डेल्टा एच, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और डेल्टा एच मींस क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन। ओके, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। यहाँ पर समझना होगा थर्मोडायनेमिकली जो है एंथैल्पी के आधार पर प्रोसेस दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, सिस्टम से रिलीज होता है, हीट जो है सिस्टम से निकलता है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव। और यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा शोषी विधि,
इसमें क्या होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का अवशोषण होता है, जिसमें हीट का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। यह सब बच्चों 11th क्लास में, तो 11th क्लास की चीज है, 11th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। हालांकि लॉकडाउन के कारण तो डिस्टर्ब ही रहा है, लेकिन ये सब 11th क्लास का चीज है। तो डेल्टा एच आप समझ गए। और तीसरा टर्म आता है आपको डेल्टा एस, डेल्टा एस, उसको भी समझना होगा। डेल्टा एस क्या, डेल्टा एस कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस। अब कहोगे सर एंट्रोपी क्या है, ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस को हम लोग एंट्रोपी के रूप में व्यक्त करते हैं। जब कोई सिस्टम जो है, जब कोई सिस्टम जो है गैसियस स्टेट में रहता है, उसका रैंडमनेस, रैंडमनेस की हिंदी में कहते हैं अनियमितता। रैंडमनेस मीन्स क्या हुआ, अनियमितता, या डिसऑर्डरनेस मीन्स क्या हुआ, अनियमितता सबसे अधिक होता है। और जब वही गैस लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसका रैंडमनेस थोड़ा घटता है। और जब वही सॉलिड स्टेट में चला आएगा तो उसका रैंडमनेस सबसे कम। तो इसी मॉलिक्यूलर रैंडमनेस को हम लोग व्यक्त करते हैं किस टर्म में, थर्मोडायनामिक एंट्रोपी के लिए। यह किसको व्यक्त करता है, रैंडमनेस को, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, अनियमितता, अनियमितता को हम लोग रैंडमनेस के रूप में व्यक्त करते हैं। अब यदि किसी प्रोसेस के लिए, आप पहले समझ लेते हैं, एंट्रोपी बता ही लेते हैं। अब एंट्रोपी जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, बोलो, गैस, क्योंकि गैस के अंग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसीलिए इसको इधर उधर घूमने की आजादी सबसे अधिक होती है। इसीलिए एंट्रोपी जो है गैस के लिए अधिक होती है। उससे कम जो है एंट्रोपी होता है किसका, लिक्विड का। उससे कम एंट्रोपी किसका होता है, लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास पास होते हैं, इसलिए इसका एंट्रोपी गैस से कम होता है। और जब यह चेंज कर जाता है किसमें, सॉलिड में, इसका एंट्रोपी क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। तो यदि किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी घटेगा तो डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एस निगेटिव होगा यदि एंट्रोपी क्या करेगा, यदि एंट्रोपी, यदि डेल्टा एस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंट्रोपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके लिए डेल्टा एस क्या लेंगे, निगेटिव। और यदि डेल्टा एस जो है, यदि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगा, यदि डिसऑर्डरनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और यदि एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, यदि एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। यदि एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे समझो, कोई सिस्टम गैस से लिक्विड में गया, एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा, इसीलिए डेल्टा एस नेगेटिव। और लेकिन यही कोई सिस्टम लिक्विड से गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो उसके लिए डेल्टा एस का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चले आइए एडजॉर्प्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके मैकेनिज्म को पढ़ना जरूरी है, तब आप समझिएगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। ओके, एडजॉर्प्शन क्यों होता है। अब इस तीनों में एक रिलेशन है, बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। उस इक्वेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे एंट्रोपी क्या होता है। ओके, ठीक है बच्चों। आवाज तुम लोग कमेंट करते सर आवाज ठीक नहीं होता, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं। ओके, अब देखिए
एडजॉर्प्शन की क्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए कोई गैस मॉलिक्यूल जो है, मान लो अमोनिया गैस जो है चारकोल की सतह पर आके चिपक, ये तुम्हारा है चारकोल कोयला, और ये तुम्हारा क्या है अमोनिया गैस है ना। ये अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है, ये तो गैस है, लेकिन जब एडजॉर्प्शन होगा तो यह क्या होगा, इसकी सतह पर आके चिपक जाएगा, यह आके इसकी सतह पर क्या हुआ बोलो, चिपक। यह जो इसकी सतह पर आके चिपक गया, यह गैस तो अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यह गैस किसमें कन्वर्ट कर गया बोलो, सॉलिड में कन्वर्ट कर गया। इसीलिए इसका बताओ एंट्रोपी बढ़ गया कि घट गया, बताओ। फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की क्रिया के लिए, एडजॉर्प्शन की क्रिया के लिए डेल्टा एस क्या होता है, घट जाता है ना। पहले गैस में एंट्रोपी ज्यादा था, जब वो गैस बदल गया किसमें, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या हो गया, घट गया। तो डेल्टा एस क्या होगा, डिक्रीज किया, डेल्टा एस क्या किया, डिक्रीज किया, इसीलिए डेल्टा एस का मान क्या लिखे बताओ, नेगेटिव। एडजॉर्प्शन की क्रिया में डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब चले आप डेल्टा एच पर, डेल्टा एच बताए। अब यहाँ देखिए, चूंकि गैस, जब अमोनिया गैस है तो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी उसका बहुत ज्यादा होता है। उसी मोशन के कारण वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है, रेंडमनेस ज्यादा होता है। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर जाके चिपक गया, यह गैस तो अब बदल गया किसमें, सॉलिड में बदल गया ना, तो इसका एनर्जी क्या होगा, घट गया। गैस में जब था एनर्जी ज्यादा, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट कर गया तो उसका एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो वह एनर्जी गया कहाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुके हैं लेवल में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ एनर्जी ज्यादा है, जैसे ही यह सॉलिड बन गया तो इसका एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो बाकी एनर्जी गया कहाँ। एनर्जी तो लॉस गेन नहीं होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब रेस्ट एनर्जी क्या है, सिस्टम से निकल गया। जब गैस के मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल चारकोल की सतह पर आके चिपक गया, यानी गैस बदल गया सॉलिड में, तो निश्चित मात्रा में, यानी कि जब अमोनिया जो है चारकोल की सतह पर आके चिपक गया, तो यहाँ पे एनर्जी इसका ज्यादा है। जैसे ही चिपक गया तो उसका एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो बाकी एनर्जी कहाँ चला गया, बाकी एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार सिस्टम से निकल गया। और जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगा, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का क्या मान होगा बताओ, नेगेटिव। यानी एडजॉर्प्शन की क्रिया के लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है। और चूंकि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी का मान क्या होना है, नेगेटिव। क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी का मान क्या होना है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसीलिए इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव। तीनों टर्म जानना है। एडजॉर्प्शन की क्रिया के लिए क्या होना है, क्योंकि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव होता ही होना है। और डेल्टा एस क्या होता है, एडजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो इस तीनों में एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, जो तीनों को एक साथ कोरिलेट करता है, इसी इक्वेशन का नाम है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या नाम है, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यह तीनों में रिलेशन देता है, तीनों में क्या करता है, रिलेशन देता है। फ्रॉम गिब्स फ्रॉम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है लेवल में।
क्या पढ़ाए हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। टी हुआ टेम्परेचर। यह तीनों में क्या करता है, रिलेशन देता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये तीनों में क्या करता है बच्चों, रिलेशन देता है। अब हम आपको बताए फॉर एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। टी हुआ टेम्परेचर और डेल्टा एच का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस माइनस प्लस टी इंटू डेल्टा एच। यानी एड्जॉर्प्शन के लिए एच का मान नेगेटिव ले लिए, एस का मान नेगेटिव ले लिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, चूंकि स्पॉन्टेनियस ये जो है एड्जॉर्प्शन की क्रिया कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना, डेल्टा जी का मान क्या होना बच्चों बताओ, नेगेटिव होना है, तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो अब बताओ डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, यदि डेल्टा एच का मान टी डेल एच से अधिक होगा। यदि डेल्टा एच का मान टी डेल एच से अधिक होगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि टी तो टेम्परेचर है, यदि हम टेम्परेचर ज्यादा लेंगे, हाई टेम्परेचर लेंगे, तो टी डेल एच का मान अधिक हो जाएगा डेल्टा एच से, यानी पॉजिटिव वैल्यू जो है डेल्टा एच से अधिक हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जो कि होता नहीं। अब यदि हम टेम्परेचर कम लेते हैं, लो टेम्परेचर लेते हैं, तो टी डेल एच का मान कम होगा किससे, डेल्टा एच से। तो लो टेम्परेचर पर ये जो टी डेल एच का मान डेल्टा एच से क्या होगा, कम होगा, और इस स्थिति में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए क्या कहेंगे, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, कम तापमान, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल एच, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या होगा, टी डेल एच, यानी नेगेटिव टर्म ज्यादा होगा किससे, टी डेल एच से, इसलिए क्या होगा, इसीलिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा बताओ, इसीलिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और यह क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, यह क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यानी डेल्टा जी का मान एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर क्या होगा। अब इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं ये समझिए। जब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों इक्वल हो जाएगा, इसी स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जब अमोनिया को चारकोल पर चिपकने की दर, इसी कहते हैं रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और इसकी सतह से अमोनिया के हटने की दर, इसी कहते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, इसका हिंदी होता साम्य अवस्था बोल देते हैं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू माइनस एच प्लस टी डेल एच होगा। डेल्टा एच जी का मान क्या ले लिए, जीरो, एच टी डेल एच हो गया। ओके, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एच, यानी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा एच और टी डेल एच का मान एक दूसरे के इक्वल होगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। यह एड्जॉर्प्शन का क्या है बच्चों बताओ, मैकेनिज्म है। यह एड्जॉर्प्शन का क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। पहले बताया डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है।
उसके बाद गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन। यह हुआ थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन। और वो फिगर से जो बताए हैं उसको कहते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। दोनों रूप से हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन का स्टडी किए, उसको समझने का कोशिश की। ओके, ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है कितने तरह का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मिटाया जाए, बोलो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। तो हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, लिखिए अधिशोषण के प्रकार। पहले ही बोलते हैं कि केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी एक ही होता है, दो चार लाइन कहीं कहीं आता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मान लो हिंदी में ही बोलिए, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चलिए दो चार लाइन रहता है तो विशेष तो रहता नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन जो है बच्चों दो प्रकार के। एक को कहते हैं हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरे को कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये जो एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं ये दो तरह। एक को हम लोग कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक अधिशोषण। या इसी का दूसरा नाम है फाइसिसॉर्प्शन। फाइसिसॉर्प्शन है ना, फाइसिसॉर्प्शन। या इसी का तीसरा नाम है वैन डर वाल एब्जॉर्प्शन। वैन डर वाल नाम है, वैन डर वाल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक एब्जॉर्प्शन कहिए या फाइसिसॉर्प्शन। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलेंगे? रासायनिक अधिशोषण। ओके, रासायनिक अधिशोषण। या इसी का दूसरा नाम है केमिसॉर्प्शन। क्या नाम है? केमिसॉर्प्शन। इसी का देखो तीसरा नाम है लैंगमूर एब्जॉर्प्शन। नाम है लैंगमूर एब्जॉर्प्शन। ओके, लैंगमूर नाम है, लैंगमूर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन जो है दो प्रकार का हुआ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या इसको कहेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये हुआ फाइसिसॉर्प्शन, इसको कहेंगे केमिसॉर्प्शन। इसका नाम है वैन डर वाल एब्जॉर्प्शन, इसका नाम है लैंगमूर एब्जॉर्प्शन। आप समझिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको और केमिकल एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे, दोनों को समझना है बेटा। समझ जाइएगा, बहुत हल्का चैप्टर है। बस वीडियो देखो, लेक्चर तभी समझ में आएगा बच्चों जब आप वीडियो को अंत तक देखो। अब जैसे लेक्चर 2 समझ में, तो लेक्चर 1 को जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक लेक्चर 2 समझ नहीं आएगा। अब लेक्चर 2 समझना है ही नहीं कि 5 मिनट देख लिए उसको स्किप कर दिए, तब समझ में नहीं आएगा। लेक्चर को पूरे अंत तक देखिए, एंड तक देखिए और उसको कॉपी में नोट कर दीजिए। आप समझिएगा पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम इधर दिख रहे हैं, केमिकल इधर।
फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता है। ये मान लो चारकोल, इसके सतह पर अमोनिया गैस जो है जाके चिपक गई, अमोनिया गैस जो है जाके चिपक गई, है ना। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि चारकोल की सतह, है ना, इसमें भी एब्जॉर्बेंट जो है इसकी सतह पर एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके द्वारा जुड़ा रहता है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जब इसकी सतह से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन। यही दोनों होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, और उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इससे वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा है। ये एब्जॉर्बेंट है, ये तुम्हारा एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है, इसमें भी ये तुम्हारा एब्जॉर्बेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है। अब एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट आपस में जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा है, बाय वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जब जुड़ा रहता है तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, जब एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट की सतह पर वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, ऐसे एब्जॉर्प्शन को कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो सर वैन डर वाल्स एब्जॉर्प्शन यह जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच, आप ऐसे समझिए जैसे एक बूंद वाटर, वन ड्रॉप क्या है, वाटर। इस वन ड्रॉप वाटर में क्या है, वाटर के करोड़ों मॉलिक्यूल है, वाटर के करोड़ों मॉलिक्यूल है। ये करोड़ों मॉलिक्यूल जो है आपस में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा रहता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। अब आया समझ में, एक बूंद वाटर में तो वन ड्रॉप वाटर कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और ये सभी H2O मॉलिक्यूल आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। यानी क्या है, यह वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यह क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ही हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स। ओके, अब वैन डर वाल्स फोर्स क्या है समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्बेंट की सतह पर चिपकता है, कैसे, बाय केमिकल बॉन्ड के द्वारा, बाय किसके द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा। यह केमिकल बॉन्ड क्या हो सकता है, यह केमिकल बॉन्ड हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, या हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या हो सकता है आयनिक बॉन्ड। इसके द्वारा इसकी सतह पर जाके क्या होता है, चिपक जाता है ना। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और निकेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 और निकेल, ये निकेल की कोई सतह है, निकेल की सतह पर, ये निकेल की क्या है, कोई सतह है, इसकी सतह पर क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, चिपक जाता है। इसके द्वारा चिपक जाता है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा चिपक जाता है।
है ना, चिपक जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिसॉर्प्शन। और जब से इसके सतह पर आके चिपक जाता है, जैसे पानी है, पानी में सर्फ होते तो फैन बनता है ना, तो वह फैन क्या होता है, वह फैन क्या होता है कि पानी के ऊपरी सतह पर जाके चिपक जाता है, वहाँ कोई बॉन्ड नहीं रहता है, सिर्फ जाके चिपक जाता है। तो वहाँ कौन सा फोर्स है, वंडर वन फोर्स के द्वारा जब एब्जॉर्ब होगा तो उसको कहेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन। वो क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन of various gas, various gas और चारकोल की सतह पर बहुत से गैस का एब्जॉर्प्शन, यह क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। और हाइड्रोजन की सतह पर ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा मिला रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इसके लिए जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, इसको मिटाना है मंडलवाल। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होता है, इसके लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसके लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मान जो है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिशोषण की उष्मा का मान जो होता है यह 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसके यानी 20 से 40 किलो जूल जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, यह एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, एब्जॉर्बेंट से हट जाएगा, इसी कहते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके लिए देखो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है यह 40 से 400 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसके लिए कितना होता है बच्चों बताओ, 40 से कितना 400 किलो जूल पर मोल, यानी कि 40 से 400 किलो जूल जब देंगे तो यह एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, एब्जॉर्बेंट से निकल जाएगा। अब इसमें एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच कोई बॉन्ड तो बना नहीं, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच कोई बॉन्ड बना नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर यदि हम बढ़ा देंगे, यह क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, यह क्या होगा, रिवर्सिबल। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, एब्जॉर्बेंट की सतह से अलग हो जाएगा। फिर टेम्परेचर प्रेशर घटा देंगे तो फिर आके चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, यह रिवर्सिबल होगा दोनों दिशा में। इसमें तो चूंकि केमिकल बॉन्ड बनता है ना, इसीलिए यह क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल है ना, या उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है ना, दोनों दिशा में। यह इरिवर्सिबल होता है, अनुक्रमणीय होता है, अनुक्रमणीय। ओके, इसमें देखो क्या होता है, ये एब्जॉर्बेंट है, यहाँ पर क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाया, इसकी सतह पर एब्जॉर्ब किया, क्योंकि इसमें तो वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा है, यह क्या करता है, अनेक लेयर का फॉर्मेशन करता है, यह क्या करता है, अनेक लेयर का फॉर्मेशन करता है, यह मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है, मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए यह क्या होगा,
यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का, यही सब तुम्हारा हुआ। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, दोनों में एक तरह से अंतर भी बता दिए। इसको करके ये भी बता दिए, अंतर भी बता दिए, इसको दिखा दिए। ओके, हो गया बच्चों? इसको आप समझ गए होंगे खूब बढ़िया से। मैंने यह एक से अनेक लेयर का निर्माण करता है, कह देंगे यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर निर्माण करता है। यह मॉलिक्यूल के निर्माण एक ही लेयर में करता है, कहेंगे यह यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है। अंतर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, केमिकल एब्जॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे? The force of attraction between adsorbent and adsorbate is क्या होगा? The force of attraction between adsorbent and adsorbate is van der Waals force ना? या डिफिनेशन लिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, यही डिफिनेशन दिखा देते हैं। तो आप पूछोगे सर फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? कहेंगे वे एब्जॉर्प्शन जिसमें एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच लगने वाला आकर्षण बल van der Waals फोर्स होगा, उसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। when the force of attraction between adsorbate and adsorbent is van der Waals force, then it is called physical absorption. Then it is called physical absorption. हिंदी लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वाला दोनों लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला एगो लिखिएगा। जब एब्जॉर्बेट तथा एब्जॉर्बेंट के बीच लगने वाला आकर्षण बल, van der Waals फोर्स होता है तो उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। इसमें when the force of attraction between adsorbate and adsorbent is chemical bond, then it is called
chemical adsorption, it is called chemical adsorption. आप इसको अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं. When the adsorbent molecule is adsorbed on the surface of adsorbent by the chemical bond, then it is known as chemical adsorption. देखिए, जब adsorbent तथा adsorbent के बीच लगने वाला आकर्षण बल केमिकल बॉन्ड होता है, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है. डिफिनेशन लिखा दिए, चूंकि वहाँ डिफिनेशन नहीं लिखा था, कहोगे सर डिफिनेशन क्या है, यही अंतर लिखा दिए. ओके, मिटाया जाए. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड में क्या लिखोगे? इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. दूसरा देखो लिखते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, है ना. इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती और उसकी प्रकृति क्या होती है? स्पेसिफिक. सब गैस में एब्जॉर्ब करेगा. अमोनिया की ये जो है निकेल के सतह पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा. ये स्पेशल है ना. जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? सभी गैसें जो है एब्जॉर्बेंट की सतह पर कुछ न कुछ मात्रा में जाके अवशोषित होता है. इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है, जबकि वो स्पेसिफिक. यह क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल. यह उत्क्रमणीय होता है. एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट कुछ बच जाएगा, फिर एब्जॉर्बेंट से वो हट के फिर क्या होगा? एब्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा. यानी एब्जॉर्बेंट जो है एब्जॉर्बेंट पर चिपक भी सकता है और यह एब्जॉर्बेंट से अलग भी हो सकता है. यानी यह रिवर्सिबल होता है, यह रिवर्सिबल नहीं होता. फोर्थ में क्या कहिएगा? यह जो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है. इट फॉर्म्स, ये लाइन पूछता है, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर यह बहु आणविक सतह लेयर या बहु आणविक सतह या बहु आणविक परत का निर्माण करता है. पहला लिख लेते हैं, तब उदाहरण और है ना. बिना तक आप लिखिए, सीधे करके लिखिए. फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखे हैं या इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज
specific. It is specific in nature. इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। सब गैस नहीं सकते, कोई खास मॉलिक्यूल भी आके इसमें लिखा है इट इज रिवर्सिबल, या क्या कहेंगे, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या अनुत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या कहेंगे, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यह एक आणविक परत का निर्माण करता है। ये सब क्या होगा, दोनों में अंतर एग्जाम में पूछता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। ये 4 अंतर लिखा है, और लिखाते हैं 4 डिफरेंसेस हुआ, आप उधर लिखिए, ऐसे लिख रहे हैं तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन is 20 to 40 kilojoule per mole। अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलोजूल पर मोल होता है, पर मोल होता है। इसको लिखा बच्चों, इसको लिखें। ये एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा, घटेगा। 6 पॉइंट लिखिए, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन occurs at low temperature and decreases with increase in temperature। इस तरह का एब्जॉर्प्शन जो है कम ताप पर संपन्न होता है, समझ रहा है, और ताप बढ़ने से इसका एब्जॉर्प्शन रेट घटता है। यह कम ताप पर संपन्न होता है, और ऊपर लिखें, बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं, तब आपको समझने में सुविधा होगा। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए लिखे में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 40 to 400 किलोजूल पर मोल। अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की ऊष्मा 40 से 400 किलोजूल पर मोल होता है। ये क्वेश्चन सर इस बार आया भी ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं,
And next and last point है this type of adsorption occurs at high temperature. इस प्रकार का अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। हीट करते हैं तब होता है, जैसे हीट करते हैं हाइड्रोजन की सतह हाइड्रोजन चिपकता है, उसको बनकाने को प्रक्रिया हाई टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा वैसे एब्जॉर्प्शन क्या होगा घटेगा। देखते हैं इस प्रकार का अधिशोषण निम्न ताप पर होता है एवं ताप बढ़ाने से यह घटता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है? घटता है। यही सब क्या है दोनों में अंतर। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, केमिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दोनों को हम एक एक करके बता दिए हैं। आप जो है इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, नोट कीजिएगा। और वीडियो सेकेंड समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो फर्स्ट देखिएगा। वीडियो फर्स्ट बढ़िया से नोट कर लीजिए, सेकेंड नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, तब थर्ड वीडियो समझ में आएगा। जब तक अंत तक नहीं देखोगे, कॉपी में नहीं लिखोगे, कॉपी में लिख के 4 बार 5 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्या ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक नाम बताए थे कि मेटलर्जी पढ़ा रहे हैं। इसमें जो है 7 लेक्चर दे चुके हैं। लेक्चर जो है 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक अभी यूट्यूब चैनल पर लोड है। यूट्यूब चैनल पर क्या है, लोड है। आप उसको देखते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए। बहुत स्टूडेंट कहता है कि सर ये वीडियो जो है ना पुराना वाला है, तो पुराना वाला है तो मेटलर्जी बदल जाएगा। उसमें पिछले वाला बैच में जो पढ़ाए हैं उसी को लोड किए और इधर से फिजिकल में नया दे रहे हैं, मंगवाया है। इसीलिए पुराना वाला नया क्लास में मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेटलर्जी नया है, जो पढ़ लिया उसके लिए पुराना है। अब तुम अभी पढ़ रहे तो तुम्हारे लिए क्या है, नया है। तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक दे दिए हम। 7-8 और है इसमें मेटलर्जी, 7-8 लेक्चर और है। अभी 1 से लेके 7 तक मेटलर्जी के दे दिए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है मेटलर्जी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 से लोड है। आप सबको बढ़िया से देखते चलिए, समझ रहे हैं ना, और उसको कॉपी में लिखते चलिए। कॉपी में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थैंक्स।